friends, my name is Mehzabi Banu and I am come with the next part of mole concept. So हमने लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन किसके लिए निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, ये सब हमने देखा था। तो कंसंट्रेशन को ही फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है मोलरिटी। अब आता है कि मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी मोल्स को बताती है। किसके मोल को? मैंने कल भी बताया था, कंसंट्रेशन निकाली जाती है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकाली जाती है, राइट। इसलिए यहाँ पर जो मोलरिटी है, ये मोलरिटी भी किसको बताती है? मोल्स के नंबर को बताती है, वो भी किसके? सोल्यूट के, जो किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है उसकी जो अमाउंट है वो 1 लीटर है, तब उसके अंदर किसी भी सोल्यूट के जो मोल्स प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पर हमने 2 मोल NaOH ले रखा है, 2 मोल NaOH। तो ये 2 मोल जो है ना, हालांकि है ये मोल के नंबर, यानी ये 2 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, बट इसी को हम क्या कहेंगे? मोलरिटी, बिकॉज सॉल्यूशन क्या था? 1 लीटर। यानी अगर सॉल्यूशन हम 1 लीटर ले तो सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। सो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी का फॉर्मूला होगा हमारे पास में गिवन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में चेंज करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लीटर में दिया है तब, और मोल हमें पता है। अगर मोल डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वेट गिवन है, तब हम मोल निकालने का भी तरीका जानते हैं। क्या होता है? गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ग्राम मोलिक्यूलर मास। सो ये हो गया 1/V इन लीटर। अब लीटर में ना देकर क्वेश्चन में ml में दिया हो तो हम नहीं चाहते कि उसको लीटर में चेंज करके सॉल्व करें, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाकर ये लगा सकते, क्योंकि ml में होने पर ऊपर हमारे पास में मल्टीप्लाई करना है मोल्स को किससे? 1000 से, तब हम इसको ml में भी फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ कि 1 m NaOH सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH पता है। अब इसका मतलब क्या है? 1 m NaOH। इस 1 m NaOH का मतलब है 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोलरिटी हमेशा मोल को बताती है, वो भी किसके? सोल्यूट के। कब? जब सॉल्यूशन 1 लीटर हो। अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो जो मोलरिटी है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। क्वेश्चंस की बात करें तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन से, किसकी? मोलरिटी की। सो इसमें क्या क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है हमें। सो गिवन है हमारे पास में क्या? वेट ऑफ सोल्यूट। सो W हमें गिवन है कितना? 4 ग्राम हमारे पास में NaOH या सोल्यूट का अमाउंट है, और V भी हमें दे रखा है किसमें? ml में गिवन है सॉल्यूशन का कितना? 200 ml है, राइट। एंड सो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है जब ml में दे रखा हो तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, मोल W/m इंटू ml में होने पर ऊपर 1000/V इन ml हो गया, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो W हमें गिवन है कितना? 4 ग्राम है। M की बात करें तो M कितना है हमारे पास में? NaOH का मोलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है। सो ये कितना हो जाएगा? नेट 40 हो जाएगा। सो यहाँ 40 का यूज़ करेंगे एंड 1000 ऊपर हो गया हमारे पास में, एंड V इन ml कितना हो गया? 200 ml हो गया, राइट। सो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ गया? हाफ। यानी जो हमारे पास में मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन है वो कितनी आ चुकी है? मोलरिटी हाफ मोल। अब पता है ये हाफ मोल क्या शो कर रही है कि ये हाफ मोल जो है NaOH किसके अंदर प्रेजेंट है? 200 ml के अंदर प्रेजेंट है। क्या? हाफ मोल, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है हमारे पास में, कल ही हमने इस बेस्ड क्वेश्चन किए थे कि ये जो होता है W/V, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर हमेशा सोल्यूट, हमने तीनों फॉर्मूले लिए थे 3 टाइप के, उस तीनों में हमने ऊपर सोल्यूट लिया था, चाहे उसका वेट हो चाहे उसका वॉल्यूम हो, और नीचे जो होता है वो हमेशा सॉल्यूशन लिया, चाहे सॉल्यूशन का वेट हो या फिर सॉल्यूशन का क्या हो? वॉल्यूम। सो 10% का क्या मतलब? परसेंटाइल हमेशा 100 के अप्रोक्स में निकालते हैं, उसको लेकर हम निकालते हैं।
सो 10% की अगर हम बात करें तो ये क्या शो कर रहा है कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज परसेंटाइल है आगे, परसेंटाइल यही शो करता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, नेट जो होता है, सॉल्यूशन तो नेट होता है, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे इसलिए, तो सॉल्यूशन तो 100 ml होगा क्योंकि V है नीचे, सो 100 ml सॉल्यूशन है और उसमें सोल्यूट है कितना 10 ग्राम, ये हमें गिवन है और पूछा है कि इसी सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। सो हमें सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो क्या होता है W/M इंटू 1000 अपॉन V इन ml। ये 1000 तभी लेते जब V हमारे पास में ml में हो और यहाँ पर क्या है ml में ही है। सो W की बात करें, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, फिर आता है हमारे पास में सॉरी ये किसका है 10% W/V वो नहीं लिखा, सो हम लिख देते हैं वो किसका है किसका ले NaOH का ही ले लेते हैं, राइट। ये जो 10% W/V है ये हम किसका ले रहे हैं NaOH एज ए सोल्यूट कंसिडर करके ले रहे हैं, तो 10 ग्राम उसका क्या हो गया वेट 100 ml में हो गया और उसका मोलिकुलर मास क्या हो गया हमारे पास में 40 हो गया इंटू 1000 अपॉन ml में क्या हो गया वॉल्यूम जो कि कितना है 100 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया 10/4 हमारे पास में क्या आ गई मोलरिटी, यानी 5/2 जो है वो क्या आ चुके हैं मोलरिटी, और ये मोलरिटी हो गई हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, राइट। सो ये मोल आ गए यानी मोलरिटी आ गई, राइट। सॉरी अगर हम इस बात में जो ये बार बार मोल एंड में जाके जो मोलरिटी आती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मोलरिटी शो क्या करती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ये जो मोलरिटी आई है इसको हम और क्या कह सकते हैं कि ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नॉट इन 100 ml, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, नॉट इन 100 ml। ये जो मोल है जो कि मोलरिटी है और मोल भी है किसके सोल्यूट के, तो ये किसके अंदर है 1 लीटर। अगर सॉल्यूशन हमारे पास में 1 लीटर होता है और तब उसमें कोई सोल्यूट के मोल हो उसको मोलरिटी कहते हैं, यानी मोलरिटी जो आई है डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन मोलरिटी की ये थी मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 1 लीटर होना चाहिए। सो मोलरिटी आएगी ही तब जब सॉल्यूशन 1 लीटर है और मोलरिटी आ चुकी है 5/2, यानी ये 5/2 क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है और वो भी 1 लीटर के अंदर, राइट। यानी ये जो NaOH है ना इसका 5/2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, वही क्या है मोलरिटी। और इसकी पूछी देख लिया 10% का मतलब क्या है 10 ग्राम और V हमारे पास में 100 ml में हो गया, वो ग्राम और ये V में हो गया, राइट। इन दिस क्वेश्चन के अंदर अगेन हमसे क्या पूछा है मोलरिटी पूछी है और उसके लिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि 10% हमारे पास में W/W कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, राइट। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलरिटी होती है W/M फॉर सोल्यूट एंड 1000/V ml, और ये सॉल्यूशन ये किसका होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है, ना ही सोल्यूट ना ही सॉल्वेंट, ओनली फॉर V जो आता है वो किसका आता है सॉल्यूशन का, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। सो सॉल्यूशन का ये क्या होता है वॉल्यूम। अब अगर W की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कितना 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो M क्या आ जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन होता है 12 और ये ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। सो ये कितना आ गया 100 ग्राम हमारे पास में क्या आ गया मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और फिर अगर हम बात करें V ml की तो यहाँ पर हमें W दे रखा है नीचे भी, यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर हम W ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वो गिवन है, W ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वो गिवन है कितना 100 ग्राम, राइट। लेकिन हमें सॉल्यूशन का ही चाहिए लेकिन वेट नहीं वॉल्यूम चाहिए, वेट गिवन है हमें वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमें वॉल्यूम मिल जाता है सॉल्यूशन का तो हम क्या निकाल सकते हैं मोलरिटी, क्योंकि ये हमारे पास है ये हमारे पास में, बस ये निकालना है।
ये भी एक तरह से है इनडायरेक्ट है, बट वो वेट में दे रखा है, हमें वॉल्यूम में चाहिए। अब हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो डेंसिटी हमें गिवन है सॉल्यूशन की 1.5, सॉल्यूशन का ही मास हमें गिवन है कितना 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, सब चीज़ें सॉल्यूशन की है, डेंसिटी सॉल्यूशन की है, मास सॉल्यूशन का है, तो वॉल्यूम जो हमें सॉल्यूशन का चाहिए वो मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में 100/1.5। अब ये वॉल्यूम जब यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारे पास में मोलरिटी क्या आएगी, W जो कि हमारे पास में 10 ग्राम है, अपॉन 100 हो गया, इंटू 1000 हो गया, एंड फिर यहाँ अपॉन की बात अगर हम करें तो वो कितना आएगा, यहाँ 100 आ जाएगा एंड ऊपर चला जाएगा 1.5 हो गया। सो ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया। सो मोलरिटी विल बिकम 1.5, राइट। 1.5 हमारे पास में क्या आ रही है मोलरिटी, जो कि क्या होगी मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर हमारे पास में क्या आ गई मोलरिटी आ चुकी है। सो यहाँ पर V हमें दे नहीं रखा था डेंसिटी के फॉर्मूले से, बिकॉज डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है और मास भी सॉल्यूशन का दे रखा है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, उससे हमें क्या मिल जाएगी। अब हम जब मोलरिटी पढ़ रहे हैं तो मोलरिटी की सम इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये हर जगह न्यूमेरिकल में आएगी, तो हमें ये यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन में हमें कभी गिवन हो, जैसे हम वो टाइट्रेशन करते हैं वहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स यूज़ में आते हैं, तो इनका मीन क्या होता है। सेमी मोलर की बात करें तो वो m/2 सॉल्यूशन होता है, डेसी मोलर की बात करें तो m/10 होता है, वही मिली मोलर की बात करें m/1000 होता है, एंड सेंटी मोलर की बात करें तो m/100 होता है। सो ये पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन में अगर हमें बोल दिया जाए कि एक सॉल्यूशन है और वो डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो 1/2 लिख देंगे, और हो सकता है हमें सोल्यूट दे रखा हो, तो सोल्यूट जब गिवन होगा तो सोल्यूट की शक्ल हमें दिख रही है, NaOH है, H2SO4 है या HCl है, जो भी है, तो उसका मोलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। तो M हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें दे रखी होगी कि सेंटी है, डेसी, मिली या जो भी है, डेका, पेंटा जो भी है, वो मोलरिटी हमें गिवन होगी, वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का गिवन होगा, ऊपर 1000 आएगा। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मोलरिटी इतनी आ रही है और सोल्यूट ये है इतने सॉल्यूशन के अंदर, तो बताइए कितना वेट हमने उसका। स्टडी के साथ कुछ अदर बताने का भी मन किया, और वो ये बात है कि अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, हमारा जो ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है, अफसोस की बात कि वो हमारे कंप्लीट ब्रेन का ओनली फॉर 10% होता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड जो हमारे डेली रूटीन के जितने भी वर्क होते हैं, स्टडी, लर्निंग, जो भी वर्कआउट करते हैं, जितने भी वर्क हमारे डेली रूटीन के होते हैं, उसमें वर्क नहीं करता। जो 90% प्रेजेंट होता है सब कॉन्शियस माइंड, यानी जो इन सब में वर्क करता है वो कॉन्शियस माइंड ओनली फॉर 10% है, राइट। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब 10% हमारा वो ब्रेन हमारे पास है जो हमारा साथ देता है, और 90% वो है जो सुनी सुनाई बातों पर और उसको बताने पर कि ऐसा है, और वो खुद रियलाइज़ करे कि यस ऐसा है रियली में, तब जाकर वो हमारा साथ देता है। और बहुत बार वो किसी और ही चीज़ों पर फोकस करता है, हमारी बातों पर नहीं, यानी जो हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड। यानी अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात 10 बार किसी के, मतलब मुझे अगर किसी ने कहा 10 लोगों ने मिलकर कि तू ये कर, यही कर, 10 बार कह दिया, और अगर गलती से वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया, तो इसका क्या होगा रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट ये होगा कि जो मैं करना चाहती वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, और जो 10 लोगों ने मिलकर कहा और वो गलती से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच गया, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड चाहकर भी मुझे वही कराएगा जो उसके पास पहुँचा है, जो उसने रियलाइज़ किया है, राइट। और जो हम करना चाहते हैं और वही करता है वो हमारा क्या है कॉन्शियस माइंड, जो ओनली फॉर 10% है। और जब उस 10% कॉन्शियस माइंड को भी हम सही तरह से यूज़ ना करें, तो फिर हमारा ब्रेन का क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या कभी सक्सेस को हम
पा सकते हैं क्या, नहीं। फिर सक्सेस या फिर स्टडी की बात करें या जिस भी फील्ड में हमें इंटरेस्ट है वो बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं लोगों के, पेरेंट्स के, किसी के भी प्रेशर में कुछ और कर रही हूँ, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो सबको पता होता है कि हमारा ब्रेन उसी पर 100% पोटेंशियल हमें गिवन करता है जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट हो। अगर उस फील्ड में हमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा माइंड उसमें हमारा उसका कंट्रीब्यूशन 100% नहीं देगा। लाइक मेरा अगर किसी यूपीएससी की फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं हो और किसी और के 10 बार कहने पर मैं उसमें बनाऊं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड को लेकर के कि हाँ मुझे यूपीएससी करना चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं तो शायद मुझे ये करना चाहिए, और मैं उस फील्ड में जाने की सोचूं, बट मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है, तो क्या कॉन्शियस माइंड जो इसमें काम करने वाला है, सबकॉन्शियस माइंड ने तो सिर्फ ये मेरे को क्लू दिया कि यस यूपीएससी करना चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं, इसका मतलब सही है। लेकिन यूपीएससी के लिए जो मैं लर्निंग करूँगी, जितना भी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क जो भी होगा, वो सब करेगा कौन? कॉन्शियस माइंड, जो कि ओनली फॉर 10% होता है। बट कॉन्शियस माइंड का जरा सोचे तो कॉन्शियस माइंड उसमें अपना 100% पोटेंशियल देता है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। क्या यूपीएससी में मुझे इंटरेस्ट था? नहीं। तो वो जो कॉन्शियस माइंड है वो उस पर अपना 100% पोटेंशियल नहीं देगा, और जो जितना हमें लर्निंग करनी चाहिए, जितना हमें कैपेसिटी हमारी वहाँ शो करनी चाहिए, उतनी हो नहीं पाती। जैसे आज नीट की बात करें तो 17 to 18 लाख नीट एस्पिरेंट जो है उसके अंदर एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और आई थिंक बेस्ट से बेस्ट मेडिकल सीट्स की बात करें तो 7 to 8,000 होती है। अगर और बेस्ट की बात करें तो बहुत 5,000 तक ख़त्म हो जाती है। कहाँ तो 17 to 18 लाख और कहाँ पर 5,000, यानी इतने सारे बच्चे जो इस एग्ज़ाम से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के। यानी कंपटीशन जिस फील्ड में जाना जाओ, चाहे वो यूपीएससी में जाना हो, सीटेट में जाना हो, क्लेट में जाना हो, सीए में जाना हो, जेई में जाना हो, नीट में जाना हो, जिस फील्ड में जाना हो जाओ, बट उस कंपटीशन को तुम्हें करना है एज ए जॉब करना है, एज ए अपना पैशन करना है, एज ए अपना ड्रीम लेकर फिर करना है, उसे अपने ज़िंदगी से, लाइफ से रिलेट करके उस ड्रीम को पूरा करने की ना सोचें। जैसे अगर 17 to 18 लाख, मानती हूँ ये बिल्कुल गलत है हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो अभी हाल ही फ़िलहाल में अगर 5 करोड़ डॉक्टर्स भी इंडिया को दे दे तो वो भी कम पड़े अभी में। लेकिन हर साल बेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर बनते कितने हैं? 7 to 8,000, और चाहिए कितने? अभी जस्ट अभी की बात करें तो 5 करोड़ से भी ऊपर। जैसे अभी कोरोना का सीनेरियो आया था, डॉक्टर की कितनी नीड थी, ये हम सब अच्छे तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं। तो 17 to 18 लाख भली एग्ज़ाम देंगे, जिसमें से मान सकते हैं कि 10 लाख जो एस्पिरेंट थे वो रियल में नीट देना चाहते थे, बिकॉज बहुत से बच्चे होते हैं जो किसी कहने पर यूही फॉर्म भर देते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर होकर एग्ज़ाम दे के आते हैं। लेकिन अगर हम आगे की बात करें कि जो 10 लाख बच्चे जो रियल में नीट एग्ज़ाम देने चाहते हैं, उसके अंदर अगर 5 लाख स्टूडेंट की बात करें, 5 लाख वो स्टूडेंट्स है जो पूरे ईयर से कम्प्लीटली पूरे ईयर अपना 100% पोटेंशियल देकर और प्रिपेयरिंग कर रहे थे किसकी? नीट एग्ज़ाम की, कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए और हम एक MBBS के स्टूडेंट बन जाए, मेडिकल स्टूडेंट बन जाए, राइट। बट क्या 5 लाख इतनी तैयारी करने के बाद भी उन 5,000 में आ पाएंगे जो मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे? नहीं। बहुत से बच्चों की तब भी उम्मीदें टूटेगी, लेकिन उसमें वही बच्चा आगे सरवाइव कर पाएगा, आगे सक्सेस ले पाएगा जिसने नीट की तैयारी अपना इंटरेस्ट रख के की होगी, तो वो अपना 100% पोटेंशियल देकर नो डाउट वो 5% में तो आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो उसने अपना इंटरेस्ट क्या कोई 100% पोटेंशियल पूरा दिया तो था, लेकिन उस कंपटीशन को एज ए पैशन, एज ए ड्रीम पूरा करना चाहता था, अपने लाइफ से उसको रिलेट नहीं करना चाहता था कि नीट अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, नीट मेरा सपना था, नीट मेरा सब कुछ था, अब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ नीट नहीं, हर एक कंपटीशन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि कोई कंपटीशन है उसको लाइफ से रिलेट मत करो कि अगर ये ड्रीम मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरा लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अब लाइफ का, जब मेरा ये ड्रीम ही स्पॉइल हो रहा है कि मैं इसको कर नहीं पाया। एक बात बताओ, अगर आप 1 साल तक या 2 साल तक ड्रॉप आउट करके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो,
और आपने अपना 100% दिया और फिर उस कंपटीशन में आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या आप इसको साल बर्बाद करना कहोगे? मेरे मोस्ट फेवरेट टीचर एक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उन्होंने कहा था कि अगर हम हमारा टाइम, जो कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वही टाइम अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उसमें अपना 100% टाइम देके उस वर्क को हम कर रहे हैं और फिर उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उससे कुछ नहीं सीखा। हम उससे बहुत सारी गलतियाँ सीखते हैं। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी बट एग्ज़ाम नहीं दिया और छोड़ दिया। रीज़न, इंटरेस्ट अब ख़त्म हो चुका था। जब इंटरेस्ट नहीं था तो मेरा मन भी नहीं था, तो टीचिंग लाइन में आ गई, राइट। तो क्या अब मैंने जो नीट की 1 साल तैयारी की थी वो क्या मजाक में थी? नहीं, उसकी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिज़िक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, सबकी मैंने एज ए नीट लेवल पर प्रिपरेशन की थी। आज वो मेरी टीचिंग लाइन में काम आ रही है। यानी क्या उसको मैं टाइम वेस्टिंग कह सकती हूँ? हाउ इट इज़ टाइम वेस्टिंग? वो टाइम वेस्टिंग कैसे हो सकती है? यानी जिस 1 साल ने मुझे 11th-12th के कंपैरिजन में इतनी हाई लेवल की स्टडी तक ग्रो अप करवाया, जिस नीट लेवल ने, उसको मैंने छोड़ देना मैं टाइम वेस्टिंग कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि हम तो जो भी स्टडी करते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, लर्निंग के लिए, आगे सक्सेस हो सके इसके लिए करते हैं। और स्टडी की बात करें तो स्टडी तो वो फ्रेंड होती है जिसे एक बार पढ़ लिया तो वो ज़िंदगी में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं तो वो हमारे काम आएगी ही आएगी। इसलिए अगर नीट की तैयारी भी कर रहे हो, और एक दूसरी बात, जी अब टॉपर क्लास के टॉपर जो बोलते हैं ना, टॉपर भी टॉपर कुछ नहीं होता। और रियलिटी बताऊँ 11th और 12th की, तो मैंने भी भाई 11th-12th पढ़ी है, मुझे पता है 11th और 12th में जो लेवल होता है स्टडी का वो क्या होता है, ओनली फॉर रट्टाफिकेशन। लाइक मेरे 12th में अगर बात करूँ 88 बने थे, 2020 के अंदर अपीयर किया था तब, बट वो ओनली फॉर रट्टाफिकेशन था। अगर एक नीट लेवल की बात करें, एक जो नीट का एस्पिरेंट होता है उसका स्टडी लेवल, अगर उसने 100% पोटेंशियल देकर उसकी तैयारी की हो तो वो बीएससी के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकता है। ये एक नीट लेवल की स्टडी होती है। तो क्या अगर वो नीट में अपीयर होने के बाद उसमें सिलेक्ट ना हो तो क्या उसका वो साल बर्बाद हुआ? क्या उसने टाइम वेस्ट किया? नहीं, उसने सिर्फ स्टडी की थी, अपना पैशन, अपना ड्रीम जो है वो पूरा करना चाहता था, बट उसमें बाई लक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन वो टाइम वेस्ट तो नहीं था ना, उसको टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे क्लास में किसी एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जवाब दे रहा है, हर चीज़ में हैंड अप कर रहा है और हर चीज़ के जवाब वो लगातार देता जा रहा है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर चीज़ में वो जवाब दे रहा है, चाहे वो मैथमेटिक हो। तो दूसरे बच्चे जो होते हैं जो जवाब नहीं दे रहे, उनके अंदर क्या फीलिंग आती है, यार ये तो केवल हमारी कोचिंग है, हमारी कोचिंग में ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं, तो पूरे इंडिया में ना जाने कैसे कैसे बच्चे होंगे, हम उनके साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे, हम उनसे कैसे आगे निकलेंगे, ये तो टॉपर है। अरे टॉपर बना दिया अब तुमने, मतलब उसने जवाब दिया तो तुमने खुद डिसाइड कर लिया ये टॉपर है, यही नीट क्लियर करेगा। मतलब एक क्लास में जवाब देना ये डिसाइड नहीं करता कि नीट के उस 3 घंटे के पेपर में 720 आउट ऑफ 720 कौन गेट करेगा। और ये भी प्रॉपर नहीं है कि वो 720 ही फर्स्ट रैंक वाला लाएगा, क्या ज़रूरी नहीं है। एक क्लास का जो सबसे लास्ट बेंचर जिसे कुछ भी नहीं आता, हो सकता है वो साइलेंट प्रिपरेशन कर रहा हो और एंड में जाके एग्जाम में फोड़े। यानी किसी के जवाब देने से अपने ऊपर गिल्ट फील मत करो कि यार काश मेरा भी ब्रेन ऐसा होता, मैं भी जवाब देता, मेरा भी नाम टीचर लेते हैं, कितनी खुशी की बात होती। मैं मानती हूँ ऐसा फील होता है जब किसी और का नाम लो और हमारा नाम ना लो, होता है फील, बट उसको ये सोच के चलना कि मतलब तुमने अगर ये सोच लिया वो टॉपर है यार, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये कर नहीं पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, इससे तुम्हारे ब्रेन पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। जो तुम पढ़ना चाह रहे थे वो भी पढ़ नहीं पाओगे। उसका रीज़न क्या होगा? वही जो तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, उसकी फीलिंग अंदर लाना। अरे जिसमें तुम इतना सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो है ना तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। उतना टाइम अगर स्टडी को भी दोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, 11th-12th तक रट्टाफिकेशन लास्ट थी, बट जब हम कंपटीशन की तैयारी करने होते हैं हमें, तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल बंद करनी होती है। जैसे अब मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मैं वो भी कॉन्सेप्ट, वो भी बेस इस चैप्टर के अंदर ला रही हूँ जो एक टीचर ये सोच के आगे निकल जाते हैं कि शायद इतनी सी बात तो बच्चों को आती होगी, बट बहुत से लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो बात भी पता नहीं होती है। और वो बात मैं भी बता
बता रही हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स की हमेशा यही मिस्टेक होती है कि यार ये चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है, हमें आता है, इसे क्या देखना, इसे क्या करना। जबकि जो छोटी छोटी बातें होती है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और वही चीज़ एक लोवेस्ट स्टूडेंट को टॉप मोस्ट पे पहुंचाती है और टॉपेस्ट को भी लोएस्ट पोजीशन पर ला के पटक देती है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग 11th-12th रट्टाफिकेशन में चलती है। रीज़न होता है सब्जेक्टिव एग्जाम, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर ही सॉल्व होते हैं। उल्टा उसके तो 4 ऑप्शन भी इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम किसी को टिक कर दें तो गलत के मार्क्स तो कटेंगे, ऊपर से जो छोड़ा उसके कम से कम मार्क्स कटते, लेकिन जो गलत कर दिया उसकी तो और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यानी सब्जेक्टिव में रट्टाफिकेशन काफ़ी था बट ऑब्जेक्टिव में नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कंपटीशन क्लियर करना है, किसी जॉब फील्ड में जाना है, अपना ड्रीम पूरा करना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम्हारा किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में जाओ, वही चीज़ करो, क्योंकि उसी में तुम्हें सक्सेस मिलेगी। जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बाहर क्या सोचेंगे, हमने इतने लोगों को दिया हम ये करेंगे और उस फील्ड में फिर नहीं जाना हमारा, वो बेस्ट है, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और इंटरेस्ट नहीं था फिर भी जाना कि लोग क्या कहेंगे वो सोच के, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि सक्सेस कहीं से भी मिलती है, कहीं से भी मिलती है। अगर कोई डांस में इंटरेस्ट रखता है और डांस में जाएगा तो डांस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उसको। सिंगिंग का है, सिंगिंग में भी बहुत मिलेगी। और स्टडी का है उसका, तो स्टडी में भी मिलेगी। रीज़न है उसका, मतलब क्या है कि वो इसमें स्टडी में सक्सेस ला सकता है, वो है रट्टाफिकेशन। आज फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आई थिंक मैथ में भी फॉर्मूले रट कर या बहुत सारे स्टेप्स रट के भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आई थिंक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सबको पीछे छोड़ सकती है। क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं अगर एक बार समझ ले तो उस चैप्टर को वापस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स बन जाती है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स में भी रट्टाफिकेशन का काम करते हैं, और जब वो रट्टाफिकेशन आता है तो उनको फियर होने लगता है किसका, फिजिक्स का, कि अब क्या करेंगे नीट में, जेईई में, फिजिक्स का क्या करेंगे, फिजिक्स का क्या करेंगे। खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट फिजिक्स में क्या करेंगे। फिजिक्स से डरोगे तो तुम्हारे ऊपर डर हावी होगा। अगर उसको अपना इंटरेस्ट बना लोगे तो आपका ब्रेन उस पर 100% पोटेंशियल देगा और आप अच्छे से फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसका है हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, राइट। अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स भी मैं पढ़ाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़िज़िक्स पढ़ानी है या नहीं, क्योंकि मैं उसको भी बेस से स्टार्ट करूँगी। लेकिन आप पहली गलती ये मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट की है, मोल कॉन्सेप्ट उसका ये 4th पार्ट है। अगर आप इस समय भी गलती करेंगे और इसको ये सोचकर कि बाद में कर लेंगे या ये पढ़ा हुआ है, ये गलती करेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा वीडियो देखने में। सोशल मीडिया में भी टाइम वेस्ट होता है और इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा। और मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने वो छोटी से छोटी चीज़ बताई है जो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, एंड वही एक रीज़न बन जाता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने का और क्वेश्चन नहीं आने का। जो एक दूसरा बच्चा दे रहा है क्वेश्चन का आंसर और एक तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, उसका रीज़न यही होता है कि छोटी से छोटी बात जो होती है, जो एक क्वेश्चन में अटका देती है, उसका आंसर गलत करा देती है, वो तुम ध्यान नहीं देते, उसको वेस्ट समझते हो। और उसी वेस्ट को कोई और बच्चा जो है वो एक एज ए डायमंड उसको कैप्चर करता है और फिर वो आगे निकल जाता है। इसलिए तुम्हें भी उसे एज ए डायमंड कैप्चर करना है, राइट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय।